डीएस एजुकेशन। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और दोस्तों हम अध्ययन कर रहे हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का या फिर इंडियन पॉलिटी का। तो दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है उच्चतम न्यायालय या फिर सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है या फिर एक एपेक्स कोर्ट है। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। यदि हम बात करें आर्टिकल की तो हमारे संविधान में इसका उल्लेख किया गया है आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। अब दोस्तों इसके अंतर्गत जो मुख्य आर्टिकल है वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, और सारी चीज़ें जो उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में है उनकी हम बात करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों इसको स्टार्ट करने से पहले थोड़ा हम कुछ जो हमारे भारत में अंग्रेजों के टाइम से लेकर के अभी तक जो कुछ इतिहास रहा है, सुप्रीम कोर्ट या फिर संघीय न्यायालय, ये सब चीज़ें हम थोड़ा देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों 1773, ठीक है, 1773 में एक एक्ट आया था, रेगुलेटिंग एक्ट, है ना, रेगुलेटिंग एक्ट। ठीक है, इसके द्वारा 1774 में 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा 1774 में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई थी। ठीक है, कहाँ की गई थी? कलकत्ता में। ठीक है, ये जब मैंने आपको भारत का संवैधानिक विकास के अंतर्गत रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ाया था तब भी मैंने बताया था। ठीक है, तो 1774 में एक कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट या फिर सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। ठीक है, कब की गई थी? 1974 में। आप इसके जज कौन थे दोस्तों? इसके जज थे एलिजा एम्पे। ठीक है, तो हमारे देश का पहला कोर्ट था ये। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के नाम से। इसके बाद दोस्तों 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट या फिर भारत शासन अधिनियम। ठीक है, भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 में आया था भारत शासन अधिनियम। ठीक है, इसके अंतर्गत दोस्तों भारत में एक संघीय न्यायालय, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, संघीय न्यायालय। ठीक है, फेडरल कोर्ट, फेडरल कोर्ट। ठीक है, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई थी किसके द्वारा? 1935 का जो भारत सरकार अधिनियम है फिर भारत शासन अधिनियम आया था। अब ये संघीय न्यायालय, आपको विशेष तौर पर ये शब्द याद रखना, फेडरल कोर्ट या फिर संघीय न्यायालय। एक बात दोस्तों याद रखना, जो संघीय न्यायालय था ये सर्वोच्च न्यायालय नहीं था या फिर सुप्रीम कोर्ट नहीं था। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय नहीं था ये, ना सुप्रीम कोर्ट था। ठीक है, ये विशेष तौर पर आपको दिमाग में रखना है क्योंकि एग्जामिनर आपको घुमा सकता है। ठीक है, वो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत में स्थापना की गई थी। पहला ऑप्शन ए रख देगा वो सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, बी रख देगा फेडरल कोर्ट, तीसरा उच्च न्यायालय, कुछ भी रख देगा। और तो आप बिना देखे मार देंगे, नीचे का आप ऑप्शन देखेंगे नहीं और ए मार देंगे सुप्रीम कोर्ट, फिर बाद में देखेंगे कि गलत हो गया। तो विशेष तौर पर आपको याद रखना है संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। अभी संघीय न्यायालय क्या था वो थोड़ा हम चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, देखिए सुप्रीम कोर्ट और संघीय न्यायालय में उस टाइम जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी इनमें अंतर क्या है? तो दोस्तों संघीय न्यायालय का मतलब ये है कि इसमें जो भी डिसीजन दिए जाते थे उस टाइम, ठीक है, जो भी इसके डिसीजन आते थे, ठीक है, या फिर इसका जजमेंट आते थे, उसको आप चैलेंज कर सकते थे। लंदन की एक प्रिवी काउंसिल थी, लंदन की प्रिवी काउंसिल, मतलब लंदन की जो सर्वोच्च न्यायालय था या फिर वहाँ की जो कोर्ट थी उसको आप संघीय न्यायालय के डिसीजन में संघीय न्यायालय के डिसीजन को यहाँ पर आप चैलेंज कर सकते थे। ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट का मतलब क्या है? सुप्रीम कोर्ट का मतलब है एपेक्स कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट, उसके ऊपर कुछ नहीं है। ठीक है, यदि मान लीजिए कोई जिला न्यायालय में आपका केस है, ठीक है, तो आप उसको चैलेंज कर सकते हैं हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट का केस है तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कहाँ पर? सुप्रीम कोर्ट में। पर सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आप कुछ नहीं कर सकते, है ना। तो यही अंतर है इसमें। ठीक है, उस टाइम जो संघीय न्यायालय की स्थापना थी उसको आप चैलेंज कर सकते थे, और अभी का जो सर्वोच्च न्यायालय है वो सर्वोच्च है, एपेक्स है। ठीक है, उसके ऊपर आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। तो ये संघीय न्यायालय आपको विशेष तौर पर याद रखना है। ठीक है, और जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, जो हमारा वर्तमान सुप्रीम कोर्ट है ये कब अस्तित्व में आया? और इसके आप जज भी देख लीजिए, इस टाइम जज कौन थे इसके? ठीक है, इसके जज थे दोस्तों मॉरिस गुएयर, मॉरिस गुएयर। ठीक है, मॉरिस गुएयर इसके जज थे। ठीक है, जो संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी। और दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी 1937 में। ये भी डेट भी आपको याद रखना है। डेट मैं आपको बता देता हूँ, 1 अक्टूबर 1937, है ना, 1 अक्टूबर 1937 को संघीय न्यायालय की स्थापना हुई थी 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। ठीक है, फेडरल कोर्ट की। और इसके जज कौन थे? पहले चीफ जस्टिस कौन थे? मॉरिस गुएयर। तो ये बात आपको इतनी याद रखनी है। ठीक है, अब दोस्तों जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है ये कब अस्तित्व में आया? तो ये आया अस्तित्व में 28 जनवरी 1950 को।
ठीक है। 28 जनवरी 1950 को जो हमारा वर्तमान का सुप्रीम कोर्ट है वो आया था, ठीक है। और उसके पहले चीफ जस्टिस कौन थे, ठीक है, या फिर मुख्य न्यायमूर्ति या मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे हरिलाल जे कानिया। ये भी आपको याद रखना है, फैक्ट के रूप में किसी भी एग्जाम में पूछा जाता था, ठीक है। तो पहले चीफ जस्टिस कौन थे, हरिलाल जी कानिया। अब एक और अच्छी बात मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा फेडरल कोर्ट था या फिर संघीय न्यायालय था, इसके अंतिम जज भी थे हरिलाल जी कानिया, ठीक है। फिर ये इसको समाप्त कर दिया गया। फिर जब हमारा वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट आया, जो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में है, ठीक है, तो उसकी स्थापना हुई 28 जनवरी 1950 को। और इसके जो पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, ठीक है, वो भी कौन थे, हरिलाल जी कानिया। तो संघीय के अंतिम में और इसके पहले, तो ये आपको याद रखना है, हरिलाल जी कानिया, ये नाम आपको याद रख लेना है, ठीक है। और एक और दोस्तों, हरिलाल जी कानिया के संबंध में आपको एक फैक्ट याद रखना है कि इनका निधन हुआ था, पद पर रहते हुए इनका निधन हो गया था, ठीक है। ये चीफ जस्टिस थे भारत के और इनका पद पर रहते हुए निधन हुआ था। अभी तक केवल 2 चीफ जस्टिस हुए हैं जिनका निधन पद पर रहते हुआ हो गया, पद पर रहते हुए हुआ है। एक तो हरिलाल जी कानिया है और दूसरे हैं सब्ज़याची मुखर्जी, ठीक है, सब्ज़याची मुखर्जी। एक थे हरिलाल जी कानिया और एक थे सब्ज़याची मुखर्जी। ये 2 ऐसे चीफ जस्टिस हुए हैं, मतलब या फिर मुख्य न्यायाधीश हुए हैं भारत के, जिनका पद पर रहते हुए निधन हुआ। तो दोस्तों ये तो थी कुछ हमारी मतलब एक प्रकार से हिस्ट्री आप बोल सकते हैं, ठीक है, कि कब हम एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई, कब फेडरल कोर्ट हुई, तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। इसके बाद हम चलते हैं, मेन आज का जो टॉपिक है सुप्रीम कोर्ट के बारे में एक एक चीज़ कवर करेंगे। अब देखिए दोस्तों, जो हमारे भारतीय संविधान का आर्टिकल 124 है, ठीक है, आर्टिकल 124 है, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो उच्चतम न्यायालय है फिर सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है, इसमें 1+7, ठीक है, 1+7 न्यायाधीश होंगे, न्यायाधीश होंगे, ठीक है। ऐसा लिखा है आर्टिकल 124 में कि हमारे उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, एक 1+7 न्यायाधीश होंगे, ठीक है, तथा संसद कानून बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि करेगी। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं दोस्तों, वर्तमान में हैं 33+1, ठीक है। अब ये 7+1 कर लीजिए ऐसा, ठीक है। अब 7+1 या फिर 31+ का इसका मतलब क्या है कि 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, ठीक है, 33 न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश, मतलब टोटल 8 या फिर 34, ठीक है। तो जब हमारा सुप्रीम कोर्ट अस्तित्व में आया था, उस टाइम जब बना था, तो 7+1, ठीक है, 7 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश, टोटल 8 न्यायाधीश थे, ठीक है, उस टाइम। और वर्तमान में है 33+1। ये कब बने, मतलब इतनी संख्या कब हुई, 2009 में, ठीक है। अभी मैं एक एक चीज़ क्लियर करूँगा, आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है। तो देखिए, हमारे भारतीय संविधान के आर्टिकल 124 में साफ शब्दों में लिखा है, ठीक है, अभी भी यह लिखा हुआ है कि हमारे सुप्रीम कोर्ट में 7+1 न्यायाधीश होंगे, ये चीज़ें अभी भी लिखी हुई है, ठीक है। परंतु ये भी लिखा है कि संसद समय समय पर कानून बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि करती है। तो इनकी संख्या में वृद्धि कौन करती है, संसद, कानून के द्वारा। अब दोस्तों कानून बना, इसमें यहाँ लिखा है कानून बनाकर। अब कानून बनाकर से मतलब ये नहीं कि संविधान में संशोधन किया जाएगा, ठीक है, संशोधन नहीं होगा, सिंपल कानून बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि की जाएगी, ठीक है। तो आपको ये बात याद रखना है, इसमें संविधान संशोधन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपल कानून बनाकर संसद की संख्या में वृद्धि कर सकती है। और वर्तमान में भी यही लिखा हुआ है, 7+ न्यायाधीश होंगे, ठीक है, ऐसी चीज़ें लिखी हुई हैं। अब हम ये थोड़ा देख लेते हैं कि कब कब कितनी संख्या हुई है, कब बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया 1950 में कितनी थी संख्या, 7+1, ठीक है, 1950 में। फिर 1956 का टाइम आया दोस्तों, ठीक है, 1956 में कितनी हो गई, 10+1, ठीक है।
फिर आया 1960 का टाइम। 1960 में संख्या हुई 13 + 1 13 + 1, ठीक है। 60 के बाद आया 1978 का टाइम। 1978 यहाँ पर हो गई 17 + 1। फिर 78 के बाद आया 86, ठीक है। 86 में हो गई 25 + 1, ठीक है, 86 में हो गई। फिर 2008 का समय आया, ठीक है, यहाँ पे हो गई 30 + 1, और अभी वर्तमान में 2009 में आया, ठीक है, और यहाँ हो गई 33 + 1, ठीक है। तो वर्तमान में टोटल कितने न्यायाधीश हैं? 34 न्यायाधीश हैं, और स्टार्टिंग में कितने थे? 8 थे। अब आपको ये पूरे याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। याद सिर्फ क्या करना है, पहली बार कितने थे? 8 थे टोटल, 7 + 1 1950 में, ये याद कर लीजिए। और अभी वर्तमान में 2009 के 2009 में 33 + 1 या फिर 33 + 1 टोटल 34 न्यायाधीश हैं, ठीक है। तो ये बस मैंने आपको एक बता दिया जानकारी के लिए कि कब कब कितनी वृद्धि हुई है, ठीक है, और इनकी वृद्धि कैसे होती है? संसद कानून बनाकर इनकी संख्या में वृद्धि करती है। बात क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों आगे। अब थोड़ा हम योग्यताएं देख लेते हैं, ठीक है, कि योग्यताएं वगैरह क्या होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने के लिए। तो पहली योग्यता तो जो हम पढ़ते आ रहे हैं, ठीक है, हर चाहे वो राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, ठीक है, सांसद हो, तो पहली योग्यता है भारत का नागरिक होना चाहिए। भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है। पहली तो ये सिंपल सी योग्यता है, ठीक है, भारत का नागरिक होना चाहिए। अब दोस्तों दूसरी योग्यता है, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। दूसरी योग्यता क्या लिखी है दोस्तों? कम से कम 5 वर्ष, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष किसी हाई कोर्ट में, किसी एक हाई कोर्ट में या 2 से अधिक हाई कोर्ट में, टोटल 5 वर्षों तक न्यायाधीश होना चाहिए, ठीक है। अब ये हाई कोर्ट कहाँ होते हैं? आपको पता होगा, राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, ठीक है, केंद्र में एक सुप्रीम कोर्ट है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि हमारे भारत में टोटल कितने हाई कोर्ट हैं, ठीक है, हाई कोर्ट राज्यों में होते हैं, तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो दूसरी योग्यता हो गई कम से कम 5 वर्षों तक 2 से अधिक राज्यों में हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहना चाहिए, ठीक है। अब या करके इसी में लिखा है दूसरी योग्यता में, या करके, ठीक है, कि कम से कम 10 वर्ष तक 2 से अधिक हाई कोर्ट में अधिवक्ता रहा हो। अधिवक्ता मतलब वकील, है ना, अधिवक्ता वकील रहा हो, ठीक है। एक क्वालिफिकेशन ये हो गई, योग्यता ये हो गई, ठीक है, कि 10 वर्ष तक अधिवक्ता रहा हो, ठीक है। फिर या करके लिखा हुआ है, ठीक है, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति को सीधे पी लिख दिया मैंने, प्रेसिडेंट की नज़र में कानून का जानकार हो, ठीक है। तो दोस्तों ये इतनी योग्यताएं लिखी हैं किसी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनने की योग्यताएं, ठीक है। पहला भारत का नागरिक, सिंपल सी है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है, ठीक है। दूसरी योग्यता, 2 ही योग्यताएं, ऐसे में 3 पॉइंट हैं, ठीक है। दूसरी में लिखा है कम से कम 5 वर्ष तक 2 से अधिक हाई कोर्ट में न्यायाधीश रहा हो, ठीक है, कम से कम 5 वर्ष ये आपको याद रखना है। और या करके लिखा है या 10 वर्षों तक अधिवक्ता रहा हो, वकील रहा हो 2 से अधिक हाई कोर्ट में। और तीसरा लिखा है राष्ट्रपति की नज़र में कानून का जानकार हो। इनमें से, इन तीनों में से कोई एक होना चाहिए, ठीक है। अब एक बात आपको ये याद रखनी है, ठीक है, कि जो तीसरी कंडीशन है प्रेसिडेंट की नज़र में कानून का जानकार रहा हो, इस कंडीशन के थ्रू अभी तक कोई भी न्यायाधीश नहीं बना है, ठीक है, इस कंडीशन से, ठीक है, प्रेसिडेंट ने किसी को अभी तक हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश नहीं बनाया, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। अब एक पॉइंट आपको ये भी याद रखने की, एस.एम. सीकरी, है ना, एस.एम. सीकरी, एस.एम. सीकरी, एस.एम. सीकरी पहले ऐसे न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में पहले एक ऐसे न्यायाधीश थे जो ये सेकंड वाली कंडीशन है ना, 5 वर्ष तक किसी 10 वर्ष अधिवक्ता रहा हो, तो इस कंडीशन से सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बने, ठीक है। और बाद में ये मुख्य न्यायाधीश भी बने। तो ये भी आपको याद रखना है कि एस.एम. सीकरी पहले ऐसे
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे जो वकील पर रहते हुए वकील अधिवक्ता से होकर सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने। ठीक है, तो ये कुछ फैक्ट दोस्तों एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो आपको ये पता होने चाहिए। ठीक है, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है एग्जाम में पूछ लिया जाता है, मीरा साहिब फातिमा बीबी। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी सर्वोच्च न्यायालय की, सुप्रीम कोर्ट की फर्स्ट महिला न्यायाधीश। ठीक है, मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला न्यायाधीश बनी थी। कब बनी थी? 1989 में। ठीक है, 1989 में पहली महिला न्यायाधीश बनी। तो दोस्तों ये भी आपको फैक्ट याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो मीरा साहिब फातिमा बीबी सुप्रीम कोर्ट की पहली न्यायाधीश थी, 1989 में बनी थी। तो इतनी बातें क्लियर है दोस्तों। ठीक है, आशा करता हूँ आपको क्लियर हो गई होंगी। आगे हम चलते हैं। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों यदि कोई आपको डाउट होता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में जुड़ सकते हैं। ठीक है, और वहाँ पे अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब और भी कुछ चीज़ें देख लेते हैं हम। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु है ना, न्यूनतम आयु तो आपको एक बात याद रखना कि हमारे भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए न्यूनतम आयु का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, कोई प्रावधान नहीं है, कुछ उल्लेख नहीं किया गया। ठीक है, ये बात आपको याद रखना, न्यूनतम आयु कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इसके बारे में कुछ उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं त्यागपत्र किसे देते हैं। तो जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं ये त्यागपत्र देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट। और इनको शपथ कौन दिलाते हैं, है ना, शपथ भी कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति। ये कुछ सामान्य दोस्तों फैक्ट हैं, अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको ये जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कौन किसको शपथ दिलाता है, कौन किसको त्यागपत्र देता है। तो इसके न्यायाधीश त्यागपत्र भी देते हैं राष्ट्रपति को। ठीक है, और शपथ भी दिलाते हैं इनको राष्ट्रपति। ठीक है, इसके बाद इनको हटाने की प्रक्रिया देख लेते हैं। यदि इनको हटाना हो तो कैसे हटाएंगे, हटाने की प्रक्रिया। तो दोस्तों इनको हटाने की प्रक्रिया, ठीक है, हमारी संसद को दी गई है। संसद विशेष बहुमत द्वारा, संसद विशेष बहुमत द्वारा, विशेष बहुमत। ठीक है, संसद विशेष बहुमत द्वारा साबित कदाचार, रीजन क्या होना चाहिए? कदाचार और असमर्थता, असमर्थता। ठीक है, ये दो रीज़न होने चाहिए। यदि कोई सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश, ठीक है, कदाचार, ठीक है, उसका आचार सही नहीं है, इसके अलावा असमर्थता, समर्थ नहीं हो रहा है वो अपने उस पद के लिए, ठीक है, तो संसद विशेष बहुमत के द्वारा उसको हटा सकते हैं। ये बात आपको याद रखना है, विशेष बहुमत। ठीक है, इसके अलावा सेवानिवृत्ति, एज कितनी है मैक्सिमम इसकी सेवानिवृत्ति की? 65 वर्ष। ठीक है, 65 वर्ष इसकी मैक्सिमम आयु है। 65 वर्ष के बाद ये रिटायर हो जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा वेतन संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ठीक है, वेतन संसद द्वारा निर्धारित। ठीक है दोस्तों, ठीक है, तो ये भी कुछ सामान्य जानकारी एक बार फिर से मैं रिवीजन कर देता हूँ। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं उनकी न्यूनतम आयु के बारे में संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। इसके अलावा मैक्सिमम आयु 65 वर्ष होती है। इनको शपथ राष्ट्रपति दिलाता है, ये त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। ठीक है, इसके अलावा यदि इनको हटाना हो तो संसद द्वारा विशेष बहुमत के द्वारा इनको पद से हटाया जा सकता है, साबित कदाचार व असमर्थता के चलते। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं दोस्तों। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई संवैधानिक पीठ है, ठीक है, संवैधानिक पीठ मतलब संवैधानिक पीठ, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट में कोई ऐसी सुनवाई चल रही है जो संविधान से रिलेटेड है, ठीक है, संविधान के प्रावधानों से रिलेटेड है, उसे बोलते हैं संवैधानिक पीठ। ठीक है, तो संवैधानिक पीठ में मिनिमम 5 न्यायाधीश होने चाहिए। ठीक है, आपको पता होगा ना
कि कोई भी जब सुनवाई चलती है तो उसमें न्यायाधीश सुनवाई करता है उसकी, ठीक है। और जब बेंच लगती है, ठीक है, तो यदि कोई संवैधानिक पीठ है तो उसमें मिनिमम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है। ऐसी कोई सुनवाई चल रही है जिसमें संविधान का कोई भी पार्ट इन्वॉल्व है, ठीक है, ऐसी सुनवाई को संवैधानिक पीठ बोलते हैं और उसमें मिनिमम 5 न्यायाधीश होने चाहिए यदि कोई ऐसी सुनवाई चल रही है, ठीक है। अभी तक दोस्तों मैक्सिमम 13 जजों की, ठीक है, 13 जजों की पीठ बैठी है। किस केस में? केशवानंद भारती केस में। केशवानंद भारती केस कब आया था ये? केशवानंद भारती केस 1973 में, ठीक है। देखिए मैंने क्या बोला, यदि कोई संवैधानिक पीठ, ठीक है, कोई संवैधानिक पीठ का मामला चल रहा है या सुनवाई चल रही है तो उसमें कम से कम 5 न्यायाधीश होने चाहिए, ठीक है। और अभी तक मैक्सिमम कितने जजों की बैठक हुई है किसी केस की सुनवाई में? तो 13 जज मैक्सिमम बैठे हैं, 13 जजों की पीठ बैठ चुकी है। किस केस में? केशवानंद भारती केस 1773 में। तो ये फैक्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, अच्छे क्वेश्चन है, तो आप इनको लिख लीजिए, ठीक है। केशवानंद भारती केस क्या था, कभी हम डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। इसके द्वारा मूलभूत ढांचा की अवधारणा दी गई थी, ठीक है। इसके बाद और आगे चर्चा करते हैं दोस्तों। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसलिए हम डिटेल में एक एक चीज़ चर्चा कर रहे हैं, ठीक है, कि कोई भी फैक्ट छूटे ना और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो सकें। आगे थोड़ी और चर्चा करते हैं दोस्तों इसके बारे में, ठीक है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक व संरक्षक, है ना, कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका के पास संविधान की अंतिम व्याख्या का अधिकार है, ठीक है दोस्तों। मैं अभी आपको समझा रहा हूं ये वाला पॉइंट। देखिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, ठीक है, इसे संविधान का अभिभावक या फिर संरक्षक कहा जाता है। इसका मतलब क्या है, ठीक है, इसका मतलब ये है दोस्तों कि जो हमारी न्यायपालिका है, ठीक है, न्यायपालिका के पास संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है, ठीक है। मान लीजिए कोई आर्टिकल है, ठीक है, मान लीजिए संसद ने कोई कानून बनाया, उसमें विवाद की स्थिति उत्पन्न हो गई, ठीक है, तो ये तो आपको पता होगा, उसे न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है। मान लीजिए संसद ने अपने हिसाब से उस आर्टिकल या फिर संविधान की जो भी उसमें विवाद चल रहा है अपने तरीके से मतलब निकाला है, ठीक है, तो न्यायालय को यह पूरा अधिकार है कि वो उसकी अंतिम व्याख्या करे, वो उसका मतलब समझाए कि इसका मतलब ये है, ठीक है। तो यही बात ये कह रहा है कि सुप्रीम कोर्ट को संविधान का अभिभावक या फिर संरक्षक कहा जाता है, क्योंकि न्यायपालिका के पास संविधान की अंतिम व्याख्या करने का अधिकार है। इसी से संबंधित एक और पॉइंट आपको मैं समझाता हूँ, ठीक है, कि सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973, केशवानंद भारती केस 1973 के द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा या फिर मूल ढांचा मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया, ठीक है। मूलभूत ढांचा ये क्या है दोस्तों, मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। देखिए केशवानंद भारती केस आया था 1973 में, इसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचा या फिर मूलभूत ढांचे का प्रतिपादन किया। अब ये मूल ढांचा या फिर मूलभूत ढांचा क्या है, ठीक है, देखिए अब ये केशवानंद भारती केस दोस्तों एक केस है, ठीक है, दक्षिण भारत के एक संत थे केशवानंद भारती, ठीक है, उनकी ज़मीन का कोई विवाद था, ये हम डिटेल में कभी चर्चा करेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण केस है, खासतौर पर मेंस यदि आप किसी स्टेट सर्विस की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कभी हम सेपरेट लेक्चर में डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। अभी मैं आपको इतना बताना चाह रहा हूँ कि मूलभूत ढांचा क्या है, ठीक है। तो इस केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मूलभूत ढांचे की अवधारणा का प्रतिपादन किया था, यहाँ पे अवधारणा लिख लीजिए,
ठीक है, अवधारणा, मूलभूत ढांचा ये है दोस्तों। उन्होंने ये कहा कि संसद आर्टिकल 368 के द्वारा संविधान के किसी भी आर्टिकल में संशोधन कर सकती है, संविधान में किसी भी पार्ट में संशोधन कर सकती है, परंतु वो चीज़ संविधान के मूल ढांचे के विरुद्ध नहीं होनी चाहिए। अब मूल ढांचा क्या है? मूल ढांचे की उन्होंने डेफिनेशन नहीं दी, है ना। मूल ढांचे का मतलब उन्होंने ये बोल दिया कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें आएंगी। अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि क्या क्या मूल ढांचे के अंतर्गत आता है। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ लोकतंत्र है, ये मूल ढांचा हो गया। धर्मनिरपेक्षता है, ये मूल ढांचा हो गया। हमारी निर्वाचन पद्धति हो गई, ये मूल ढांचा हो गया। हमारे मूल अधिकार हो गए, ये मूल ढांचा होगा। हमारी प्रस्तावना हो गई। तो ये कुछ हमारे मूल ढांचा है, ठीक है, जो हमारी संविधान की एक नींव है ना। जैसे घर की मजबूती के लिए नींव जरूरी है, वैसे ये कुछ आधार है हमारे संविधान के, ठीक है। तो उनको आप छेड़खानी नहीं कर सकते। तो ये सब मूल ढांचे के अंतर्गत आ सकती हैं। अब ऐसा नहीं कि जो मैंने आपको बता दिया गया मूल ढांचे के अंतर्गत नहीं। सुप्रीम कोर्ट में ये कह दिया गया कि हम समय समय पर यदि कोई ऐसे विवाद आते तो उसको हम एक्सप्लेन करते रहेंगे कि ये भी मूल ढांचे के अंतर्गत है, ठीक है। तो ये डिफाइन नहीं है कि मूल ढांचे के अंतर्गत क्या क्या है, ठीक है। तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होना है, बस आपको ये याद रख लीजिए कि मूलभूत ढांचा क्या होता है। आपको समझ में आ गया होगा ऊपर। और कभी हम इसमें डिटेल में चर्चा करेंगे केशवानंद भारती और मूलभूत ढांचे के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। ठीक है, अब हम ये देख लेते हैं दोस्तों कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति कैसे होती है, ठीक है। न्यायाधीशों की नियुक्ति, 2 मिनट का टाइम दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश या फिर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, इनकी नियुक्ति कैसे होती है? तो इनकी नियुक्ति होती है दोस्तों कॉलेजियम सिस्टम या फिर कॉलेजियम व्यवस्था। अभी कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है ना, ये हम थोड़ा देख लेते हैं कॉलेजियम व्यवस्था क्या होती है, ठीक है। तो इसके अंतर्गत दोस्तों एक मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के प्लस 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है। एक मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, ठीक है, ये मिलकर तय करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन होंगे, ठीक है। ये मिलकर डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कौन होंगे, या फिर हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं, जो हाई कोर्ट के न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति कौन करेगा, ठीक है। तो कॉलेजियम सिस्टम ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ ये क्या होता है, ठीक है, कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हैं, ठीक है, ये कौन होंगे, कौन डिसाइड करते हैं? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और 4 अन्य न्यायाधीश, टोटली 5 न्यायाधीश डिसाइड करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अब कोई नया न्यायाधीश नियुक्त होना है तो वो कौन होंगे, ठीक है। इसके अलावा जो हाई कोर्ट है, ठीक है, जो राज्यों में हाई कोर्ट होते हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करेंगे। तो ये होती है दोस्तों कॉलेजियम व्यवस्था, ठीक है। आगे हम चर्चा करते हैं, ठीक है। एक और पॉइंट आपको याद रखना है कि जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, ठीक है, वो भारत के किसी राज्य क्षेत्र में वकालत नहीं कर सकते, ये आपको याद रखना है, ठीक है। यदि कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट का न्यायाधीश रहा है, ठीक है, तो वो भारत के किसी भी राज्य क्षेत्र में वकालत नहीं कर सकता। ये अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर एग्जाम में घुमाकर पूछ लिए जाते हैं, आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। इसी से संबंधित एक और पॉइंट है कि यदि किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश है, ठीक है, राज्यों में हाई कोर्ट होता है दोस्तों, ठीक है। तो यदि किसी हाई कोर्ट का न्यायाधीश रहा है तो वो वकालत कर सकता है, परंतु उस न्यायालय में नहीं कर सकता। मान लीजिए मध्य प्रदेश का कोई न्यायाधीश है, ठीक है, वो मध्य प्रदेश का न्यायाधीश रहा है, तो वो मध्य प्रदेश न्यायालय का जो हाई कोर्ट है यहाँ को, इसके मध्य प्रदेश हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य किसी राज्य में भी वकालत कर सकता है, लेकिन मध्य प्रदेश का जो उच्च न्यायालय है यहाँ पर वकालत नहीं कर सकता, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको विशेष तौर पर थोड़ा याद रखना है, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट का है तो वो कहीं वकालत नहीं कर सकता, और यदि हाई कोर्ट का है तो उस हाई कोर्ट को छोड़कर अन्य बाकी जगह कर सकता है, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट हो गए।
अब आगे चलते हैं दोस्तों, अब कुछ हम आर्टिकल देख लेते हैं महत्वपूर्ण, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आर्टिकल थोड़ा हम बाद में देखेंगे, अभी कुछ अगले लेक्चर में देखेंगे, कुछ इसके और पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ, है ना। ठीक है, आपको एक बात याद रखना है, अपीलीय न्यायालय, अपीलीय न्यायालय दोस्तों जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ठीक है, देश का सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। अपीलीय न्यायालय मतलब यह है कि जितने भी राज्यों में हाई कोर्ट हैं, ठीक है, इनके डिसीजन के विरुद्ध आप हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। प्रत्येक हाई कोर्ट के डिसीजन के चैलेंज के विरुद्ध आप सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है। और ये सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, ठीक है, सभी प्रकार के मामलों की सुनवाई, ठीक है, हर प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है। कौन कौन से, अब हम देख लेते हैं। चाहे वो संवैधानिक मामला हो, ठीक है, चाहे वो सिविल मामला हो, चाहे वो सिविल मामला हो, और चाहे वो आपराधिक मामला हो, ठीक है। आपराधिक इसे फौजदारी भी बोलते हैं, ठीक है, सिविल इसे दीवानी भी बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए मैंने बोला अपीलीय न्यायालय, मैंने बोला कि सर्वोच्च न्यायालय सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। इसका मतलब ये है कि हाई कोर्ट, कोई भी हाई कोर्ट का डिसीजन है उसको आप चैलेंज कर सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ठीक है, इसलिए सबसे सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय। इसके अलावा ये हर प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है, चाहे वो संवैधानिक मामले हो, संवैधानिक मतलब संविधान से रिलेटेड मुद्दे, संविधान में यदि कोई विवाद है किसी प्रकार का तो उस मुद्दे को भी सुनेगा। सिविल मामले, सिविल मामले से बोलते हैं दीवानी मामले, दीवानी मामले भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या क्या आ जाता है दोस्तों, इसके अंतर्गत आ जाता है क्रय विक्रय, है ना, क्रय विक्रय, तलाक, संपत्ति, ठीक है, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार, ठीक है, ये सारे मामले हो जाते हैं सिविल या फिर दीवानी। और आपराधिक मतलब आपराधिक मामले में क्या आता है, चोरी, डकैती, रेप, धोखाधड़ी, बलात्कार, मर्डर, ये सारी आ जाती है अपराधी या फिर फौजदारी मामले। तो ये तीनों प्रकार के मामलों की सुनवाई करता है कौन, उच्चतम न्यायालय, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, नहीं तो लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ठीक है। एक लेक्चर में हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद हम मुख्य मुख्य आर्टिकल पढ़ेंगे, ठीक है, जैसे आर्टिकल 129, 27, ठीक है, 143, 137, ये सब हम आर्टिकल की चर्चा करेंगे और अगले लेक्चर में इसको हम खत्म करेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, आशा करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा, ठीक है। यदि आपको आज का लेक्चर पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ एक कमेंट कर दें, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखें।